आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र कुमावत। आप ओबीसी मोर्चा बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष हैं। महेंद्र जी, आपका स्वागत है, आपकी आवाज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका, आभार, अभिनंदन। राजस्थान के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व मिला। मैं आपके माध्यम से आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नाबीन जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे किसान कार्यकर्ता को, जिनकी राजनीति आयु भी बहुत कम है, लेकिन मेरे को एक श्रेष्ठ दायित्व दिया और उनके दायित्वों को मैं 100% निर्वहन करूँगा। अभी तक का किस तरह का आपका कार्य रहा है? कैसे कैसे कौन कौन से आप क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं या किसी कौन कौन से आपको प्रभार मिले हैं अभी तक? मैं 2018 तक संघ का दायित्ववान पदाधिकारी था जोधपुर महानगर में, और उसके बाद जोधपुर महानगर में। उसके बाद मेरी राजनीतिक यात्रा वहीं से विचार परिवार के सहयोग से शुरू हुई और उन्हीं के सहयोग से मुझे इस राजनीतिक क्षेत्र में आने का मौका मिला। और उसके बाद मुझे जैतरण के एमएलए प्रत्याशी के दावेदार के रूप में मुझे भेजा, लेकिन परिस्थितियां होती हैं कई बार। एक राजनीति एक सांप सीढ़ी का खेल होता है, कब चलते चलते संघ के सांप पे मुंह पे आ जाए और कब आप नीचे चले जाएं। लेकिन उसके बाद संगठन ने मुझे वहाँ प्रदेश जिले का उपाध्यक्ष बनाया, पाली जिले का, और उसके कुछ समय बाद में मुझे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के साथ रहने का मौका मिला और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के साथ काम करने का मौका मिला। और 2 बार प्रदेश मंत्री के बाद मुझे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा राजस्थान बनाया। और तब से मैं निरंतर, मुझे उपाध्यक्ष रहते हुए गुजरात चुनाव में 3 महीने रहने का अवसर मिला। वहाँ मैंने बहुत बारीकी से सीखा। जिले में रहते हुए हमारे एक निधि समर्पण का विषय था, तो हमारे जिलाध्यक्ष को लगा कि अब इतना कलेक्शन हो नहीं पाएगा, तो थोड़ा इसका अपन क्या करें, डॉक्टर साहब आप जाइए और मुझे ये थोड़ा करके देना है। तो मैंने राजस्थान के किसी उपाध्यक्ष के दायित्व के रूप में जो हैं, उनमें से मैंने सबसे ज़्यादा कलेक्शन करके दिया। और वह मैं जब सोचता हूँ तो 100% मनन उसी का करता हूँ। जैसे अर्जुन को बताया जाता है चिड़िया की आँख, तो मेरा भी यही रहता है, चिड़िया की आँख ही दिखती है बस, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं दिखता। जब मेरा निर्णय हुआ, अब एक सामने सोचो, मुझे 1 बजे मेरे कार्यालय से फ़ोन आया कि आप पाली नहीं गए। तो मैंने कहा पाली क्यों जाऊँ, मेरा कोई काम ही नहीं है पाली। तो उसके बाद उन्होंने कहा आप मैसेज नहीं देखते हो। मैंने कहा भाई साहब, मेरी आदत में ऐसा है कि जो मुझे फ़ोन करता है तो मैं उसी को खोल के देखता हूँ, बाकी इसके अलावा फ़ोन में समय नहीं लगाता हूँ। मेरी बुक्स पढ़ने में, मेरे काम करने में समय लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा तुरंत जाइए, वहाँ अपने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं संघ कार्यालय पाली, 2 बजे आपको पहुँचना है। तो तुरंत मैंने ड्राइवर को बुलाया कि भाई आओ, तुरंत चलें। और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, वरिष्ठ प्रचारक बैठे हैं, तो अपन लेट गए तो अपने पे एक रिमार्क लग जाएगा। तो तुरंत आनंद फानन में गए और 2 बजे वहाँ बैठक शुरू हुई। और बैठक में राजनीतिक विषय पर चर्चा थी। और चर्चा के बाद जब मुझे वापस में चर्चा से उठा तो निकालो मोबाइल और लिखो मैं जैतान से दावेदारी कर रहा हूँ। तो मेरे सामने एक धर्म संकट कि अचानक मैं हाँ में कहूँ, ना में कहूँ। और उस समय मुझे एक क्षणिक आया विचार कि जब मैं बहुत बड़ी प्रैक्टिस, मेरी बहुत बड़ी टीम थी मेरे हॉस्पिटल की, तो उस टीम में मुझे बहुत बड़े अर्निंग का सोर्स था। ये कह दूँ तो मतलब उस टीम से ही महीना प्रतिदिन 1,00,000-1.5 लाख की उससे भी अर्निंग होती थी। अब मेरे सामने फिर प्रश्न आया एक ही क्षण में। अब कितना क्षण होगा कि जब आपके सामने मोबाइल मांग रहे हो, बीच में कितना गैप होता, किस दूसरे क्षण गैप आया कि पहले मैंने सोचा, परिवार से पूछा नहीं, घर में पूछा नहीं, बातचीत की नहीं, क्या करेंगे। फिर दूसरे क्षण विचार आया कि मैं संघ का स्वयं को मेरी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या होती है कि जब संघ जहाँ अपेक्षित समझेगा वहाँ उपस्थित रहूँगा
और हम हमेशा कहते हैं राष्ट्र प्रथम के लिए काम करेंगे। तब मेरा विचार आया, मैंने कहा नहीं, राष्ट्र प्रथम के लिए आह्वान हो रहा है और पार्टी द्वितीय और खुद तृतीय, खुद का निर्णय तृतीय पे होता है। तो उसी समय उसी आह्वान को देखते मैंने तुरंत लिया कि मैंने भाई साहब मुझे तो, मैंने सोचा कि मैंने कोई फेसबुक में गलत लिख दिया, कोई कमेंट इसलिए मांग रहे मोबाइल, तो उन्होंने मांगते क्या कि मैं तो आप लिखो कि जितना से दावेदारी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब आप ही बस। फिर उन्होंने कहा कि आपके हाथ जोड़ते हुए या ऐसी कोई फ़ोटो है क्या हाथ, मैंने कहा भाई साहब वो तो जरूरत ही नहीं पड़ती संघ में, हम क्यों खिंचवाए। उसके बाद उन्होंने कहा शाम को जाके फ़ोटो खिंचा लेना, और वहीं से यू टर्न हुआ। जिस डॉक्टर की टेबल उसी दिन छोड़ा था राष्ट्र प्रथम के लिए, उस पर आज तक बैठ के एक पेशेंट नहीं देख पाया। ठीक है, भाइयों ने संभाल लिया, वो अलग बात है, लेकिन राष्ट्र प्रथम के लिए सदैव काम करते रहेंगे। और मेरा हमेशा रहा संघ, समाज और संगठन, इसमें काम करते हुए जो हमारे महापुरुषों की विचारधाराएँ हैं उसके लिए 100% करेंगे। और हमारे यशस्वी पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक सीट के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान की सत्ता छोड़ी, अगर वो चाहते तो बुरे रास्ते से कहीं से भी वो सत्ता प्राप्त कर सकते, एक नहीं 50 लोग आ सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा अगर सत्ता बुरे तरीके से आए तो मैं उसको चिमटे से भी छूना नहीं चाहता हूँ। तो उसी विचार को मैंने आज तक आजमाया। श्रीमती जी निमाज सरपंच रहे और उनके कार्यकाल जीरो टॉलरेंस करप्शन पॉलिसी कैसे होती है, अच्छी विचारधारा कैसे होती हैं। मैंने बहुत बड़ी संख्या में ज़मीनों के म्यूटेशन किए, बहुत बड़े पट्टे जो लगभग आचार संहिता के लगभग थे, और उसमें तो ऐसी कंडीशन नहीं देनी थे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने कहा इनको पट्टे दे दीजिए, मेरे को कोई कमाई नहीं करनी है। लेकिन इनके यहाँ हमेशा मेरी माता जी कहती थी, और ये मैं जब कुछ काम करता हूँ ना तो सबसे ज़्यादा में योगदान है तो मेरी माता जी का है। वो सुबह उठ के उनके आदर्शों का उनके वो 3-3:30 बजे उठ के पढ़ाती थी, और कहती बेटा 6 बजे तेरे को स्कूल जाना, मेरे को खेत में जाना है, मेरे को चक्की चलानी है, मेरे को पशुओं को पालना है। तो वो उठाती थी और पास में बैठ के पढ़ाती। उसको बाद में पता चला कि माता जी को तो कुछ आता ही नहीं पढ़ना, और हमें डांटती हैं। तो वो तो कहती तुम बोल क्या पढ़ा है स्कूल में, क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा। मेरे नाना जी ने मेरे जन्म से पहले, मेरे मामा जी छोटे थे जब घर के सामने स्कूल खुलवा दी, तो उन गुरुजी से माँ का परिचय अच्छा था, तो वो कहते थे मैं वहीं पढ़ा था। तो वो कहते थे हाँ, तो वो कहते थे बेटा मेरा भानु होशियार है, इसको तू कहीं ये लोग हैदराबाद मद्रास जाते उनके नहीं भेजना, और सुबह शाम तू इसकी पढ़ाई का ध्यान रखेगा तो तेरा नाम कमाएगा। तो मेरी माता जी ऐसे हमेशा। एक और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ओबीसी मोर्चा के अभी अध्यक्ष हैं, किस तरह से इस मोर्चा का भी एक्टिविटीज़ चल रही है, आपके अध्यक्ष अभी हैं, तो उस दौरान किस तरह से आपके आगे किस तरह से इस संगठन को मजबूत करके बीजेपी को मजबूत करना है? बिल्कुल, मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे जिम्मेवारी दी। अब आप देखो मेरा सब पदभार ग्रहण परसों ही हुआ, 6 तारीख को नहीं 5 तारीख को ही 5 तारीख को हुआ। अब उससे पहले हमारा आप पूछोगे कि इतना लेट क्यों किया। सभी लोग कह रहे थे कि बाजार में एक हवा चल गई कि इनको कुछ लोग करने नहीं दे रहे। ऐसा नहीं था। जब हमारे 2 तारीखें मिली थी, उस दिन आदरणीय अध्यक्ष जी को और मतलब बड़ी मीटिंगों के लिए उनका समाचार आ गया, तो उसमें जाना था, तो उसे हमें उस दिन रोकना पड़ा। फिर उसके बाद ओबीसी के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक योजना दी कि ओबीसी को श्रमिक सम्मेलन कराने, बजट की योजना में जो आई, और श्रमिक सम्मेलन सभी जिलों में करवाने। तब हमने उस दिन से ठान ली कि हम ये पदभार ग्रहण तो होता रहेगा, लेकिन जो हमारे मूल काम करना है हम उसी के लिए दौड़ पड़ना। ये तो शपथ ग्रहण, पदभार ग्रहण तो एक बीच में ठीक है, अपना एक तरीका है, उसको कर लेंगे। उसी दिन से ठानी हमने 44 जिलों में श्रमिक सम्मेलन कराए, और आज तक मेरे दायित्व होने के बाद मैंने 60,000 से अधिक किलोमीटर की राजस्थान की सभी जिलों की यात्रा कर ली। और उसमें हमने इस बार एक मेरे प्रदेशाध्यक्ष जी को बताया, और एक बात में आ गई थी, तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था अजमेर। रात को हमें वहाँ क्या कि कार्यक्रम में हमारे कुछ काम था जिम्मे दिया हुआ, और वो काम जिम्मे दिया करके तो मैंने काम हमने पूरा कर दिया। तो फिर वहाँ के जिलाध्यक्ष कहने लगे कि आपको अब निकल जाना चाहिए। मैंने कहा आप निकालते तो हो, मैं अध्यक्ष जी के बारे में पूरा जानता हूँ, एक बार वो चेक करने आएंगे, बड़े कार्यक्रम वो खुद व्यक्तिगत हाजिर होकर चेक करते हैं अंतिम, तो वो आएंगे। और हमारे निकलने के बाद 12 मिनट में बाद में आ गए। और फिर मैं जब इनके कार्यक्रम के बाद उनसे मिला
तो उन्होंने कहा अरे आप तो निकल गए बाबू उस दिन। तो मैंने कहा भाई साहब जिला अध्यक्ष जी बहुत जल्दी अधिक आग्रह था और मैंने मना करने के बाद भी रोके नहीं, तो भाई साहब फिर भी मैं आपको उससे 1000 गुना ज़्यादा करके दूंगा। तो उन्होंने कैसे? तो मैंने कहा भाई साहब राजस्थान सरकार की जो बजट की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो बजट की योजनाएं हैं, जिसमें हमारे ओबीसी वर्ग को किसमें अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, उसको हम हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी की अनुसार, हमारे महापुरुषों के अनुसार जो उन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना उन्होंने की, हम इस बार अगले बजट आने से पहले हम मोर्चे ने कमर कस रखी है, हमारी टीम गठित होते हैं, हमने रणनीति बना ली है और हम अंतिम व्यक्ति तक एक एक योजना को लेके पहुंचेंगे। वो स्वीकार नहीं करेगा तो उसको लिखा के लाएंगे और जो स्वीकार करेगा और एप्लीकेबल होगा उसके लिए 100% प्रयत्न करके हम ये काम पूरा करेंगे। तो ओबीसी मोर्चा एक बड़ा मोर्चा कहलाता है वोटर के हिसाब से भी। तो कोई आपकी रणनीति होगी, किस तरह से उस संगठन को चलाएंगे, कैसे जिला कार्यकारिणी कार्य करेगी, स्टेट लेवल पे क्या कार्य होंगे, किस तरह की एक्टिविटीज़ होगी, आपको संगठन से और यहाँ से निर्देश भी मिले होंगे? बिल्कुल, हमें निर्देश भी मिले और हमें इसमें काम करने का भी अवसर मिला। हमने इस बार ओबीसी मोर्चे में ये तय किया कि पहले हमने हमारी जितनी जातियाँ हैं उनके जो भी महापुरुष रहे और उनके जो स्थल हैं, श्रद्धा स्थल, उनकी हमने सूची बनाई और जिस ज़िले में हमारा प्रवास होगा उस ज़िले की जितनी ओबीसी जातियाँ हैं उसके प्रमुख पंच पटेलों की हम लिस्ट बना रहे हैं। उन सभी को पहले उनसे बातचीत करेंगे, बाद में हमारे ज़िला की जो बैठक होगी उसमें करेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, उनके लिए क्या क्या और ज़रूरतें हैं, उनके क्या फ़ायदा करा सकते हैं, उन सभी से चर्चा करके हम ओबीसी मोर्चे को मतलब मजबूत बनाएंगे। क्योंकि आज तक ओबीसी हम कहते जा रहे हैं, लेकिन एक सामूहिक रूप में हमारा बैठना कम शुरू हुआ। तो हम ओबीसी की जितनी जातियाँ हैं उस बहाने उस ज़िले में बुलाएंगे, तो उसके साथ बैठना होगा, उनको मालूम होगा और ओबीसी वर्ग कि भाई भाजपा का कोर वोटर हैं और 58% वोटर हैं। इसके साथ यहाँ 96 जातियाँ हैं राजस्थान में ओबीसी की, और हमने भी इस जातियों को प्रमुख जातियाँ और दूसरी जातियाँ भी सब मिलाकर राजस्थान में अभी मैंने कार्यकारिणी बनाई। उस कार्यकारिणी में आदरणीय अध्यक्ष जी का भी था कि भाई अधिकतम जातियों को मौका मिले। तो हमने हमारी परंपरा की सर्वस्पर्शी सर्वव्यापक उसके अनुसार काम किया और अधिकतम जातियों को हमने मूल हमारी बॉडी बनी उसमें भी और साइक में जो बने उसमें भी अधिकतम 36 जातियों को हमने स्थान दिया। और हम बची हुई जातियों को भी हम या तो जिलाध्यक्ष के माध्यम से या फिर हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनने, विशेष आमंत्रित सदस्य बनने, उनमें हम लेके हमारे मोर्चे को सभी को छू सके, सभी के साथ, सभी जातियों के साथ बैठकर बातचीत कर सके, उसके लिए मजबूत बनाएंगे। ओबीसी मोर्चा की आप अध्यक्ष हैं, तो ओबीसी मोर्चा जैसे आप कहा कि जो भी योजना है जो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाई उनको पहुंचाएंगे, जिला अध्यक्ष के माध्यम के पहुंचाएंगे, आपके कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो इस तरह का कोई स्टैटिक्स आपने तैयार किया कि मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी क्या क्या जनसंख्या है कास्ट वाइज? बिल्कुल, ये हमारे माननीय जिलाध्यक्षों को हमने लिख के भेज दिया है। कईयों का आंकड़ा हमारे पास आया यार, कईयों को थोड़ा आना है। और हमारे इस बार अभी हमारी नई टीम बन गई है, इस टीम के माध्यम से हम एक एक ज़िले में भेज रहे हैं ताकि हमारा जिलाध्यक्ष भी बने तो अच्छा बने। इसके लिए उनको हम एक अधिकारी के रूप में भेज रहे हैं, वो वहाँ जाएगा, अच्छा जिलाध्यक्ष के नाम का भी सजेस्ट सभी से राय लेके सोचेगा किनको करना है। फिर वहाँ अधिकतम जातियाँ कौन कौन सी रहती हैं, महापुरुष कौन कौन से हैं, श्रद्धा स्थल कौन कौन से, ऐसी सारी जानकारियाँ वो लेके आएंगे और जातिगत आंकड़े भी वहाँ से लेके आएंगे। महेंद्र जी धन्यवाद आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संगठन का आप और अच्छी तरह चलाएंगे, जिससे आम आदमी तक सुविधाएं पहुंच सके, योजनाएं पहुंच सके और आप इस संगठन को और ऊपर तक लेके जाएं। बिल्कुल, हमने तो हमारी विचारधारा ने यही सिखाया, आदरणीय पंडित दीनदयाल जी ने यही सिखाया, और हमारे जो विचार पुरुष के इस विचारधारा के स्तंभ डॉक्टर हेडगेवार जी ने यही सिखाया। उनके अंदर कितनी ज्वलंत मतलब ये विचारधारा के लिए मजबूती के कितना काम करना था, कितनी उनमें शरीर में शक्ति लगाई, इसलिए वो उनकी कोई बीमारी नहीं होते भी अल्प आयु में भी उनकी इतनी निष्ठा थी, निष्ठा के लिए उनकी तड़पन थी। इसलिए हमारी भी तड़पन है। जब मैंने मेरी इतनी बड़ी डॉक्टर की मैंने छोड़ ही दी, तब मैं भी मेरा 100% योगदान, और जब मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि एक से गुना करके दूंगा, भाई साहब चिंता मत करो, ये गलती हुई, आप मानो गलती मान लो मेरी, लेकिन उससे अधिक करके देंगे ताकि हमारा
केंद्र नेतृत्व और केंद्र सरकार भी हमारे सहयोग से मजबूत है और मजबूत बने, अधिक मजबूत बने। और हमारे राजस्थान सरकार भी जो यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रही हैं, वो भी ओबीसी के लिए तत्पर है। और हम चाहते हैं उनके दिए हुए काम को हम 100% जनता तक पहुंचाकर और अधिक मजबूत बनाए आने वाले समय। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका आभार, अभिनंदन आपकी आवाज़ को। धन्यवाद।